अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़रा कामरान, आपके पसंदीदा अदबी प्रोग्राम अरबाब ज़ौक़ फ़रा कामरान के साथ इस हफ़्ते के नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत। ब्याज़े शौक़ की खातिर वही अल्फाज मौज़ू हैं, सलीक़े से पिरोए जाएं जो शेरों की लड़ियों में, जिन्हें जब गुनगुनाओ तो नफ़स का तार ना टूटे, चिरागों में बसाओ तो तरन्नुम मत भरा फूटे। जी नाजरीन, ये कुदरत, ये सलाहियत अल्लाह किसी किसी को देता है कि वो आम से अल्फाज को मोती बना देते हैं और फिर उन मोतियों को शेरों की लड़ियों में ऐसे पिरोते हैं कि वो कभी किसी के दिल की धड़कन बन के धड़कते हैं, कभी लबों पे आकर गीत बन जाते हैं या कभी आँखों से अश्क बनकर छलक जाते हैं। अरबाब ज़ौक़ फ़रा कामरान में हमारी कोशिश है कि हम ऐसे तख्लीक़कारों से आपको मुतारिफ़ करवाएं जो अपने तख़य्युल के ज़रिए इस दुनिया की खूबसूरती, गम और दुख को कलमबंद करके आप तक पहुंचाते हैं। हमारे आज के मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, एक ऐसे ही शायर हैं जिनके ब्याज में बेबहा ख़ज़ाने मौजूद हैं। पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और माहिर अमराज़ खून और कैंसर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 1968 में पाकिस्तान से अमेरिका तशरीफ़ ले आए तो अपने वतन की दूरी और ज़बान से दूरी ने इनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया कि जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने वतन के लोगों से की खिदमत, उनकी मोहब्बत और अपनी ज़बान की फ़रोग़ में लगा दी। 1985 में इन्होंने न्यूयॉर्क उर्दू अंजुमन की बुनियाद डाली। 1991 में अल्लामा इक़बाल ग्लोबल फोरम की बुनियाद डाली। 1997 में फ़िज़िशियन की तंजीम अपना में पहला उर्दू का प्रोग्राम शुरू किया और जिसमें पहले उर्दू के नाज़िम की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अपना के तहत निकलने वाले पहले उर्दू मैगज़ीन के पहले एडिटर हैं। 3 आलमी कॉन्फ्रेंस, बैनुल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर चुके हैं, एक टोरंटो में, एक न्यूयॉर्क में, एक स्पेन में। और इनके 2 अशार आपकी समातों के नज़र। इब्तिदा की थी दिले ज़ार के बहलाने को, इब्तिदा की थी दिले ज़ार के बहलाने को, जोड़ लगते ही गए हिज्र के अफसाने को। हम के मुद्दत से जमे बैठे हैं अमरीका में, हम के मुद्दत से जमे बैठे हैं अमरीका में, घर से निकले थे फ़कत ताज़ा हवा खाने को। आइए मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब से करवाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपनी इतनी मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके नाज़रीन से मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है कि ये अदबी प्रोग्राम है और ज़ाहिर है हम आपका इतना काम है, अदबी सरगर्मियाँ आपकी हैं और हम गुफ्तगू करेंगे, बड़े सारी जो हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी वो अदब के हवाले से होगी। लेकिन आपने एक पाकिस्तानी आपकी हैसियत से, एक डॉक्टर की हैसियत से भी आपने बहुत तरक्की की है, यहाँ पे बहुत काम किए हैं। तो अगर आप ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ आप हमारे नाजरीन को कुछ बताएँ ताकि हमारे नाजरीन जान सकें, फिर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। बात बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मुख्तसरन ये कहूँ कि मैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जी डॉ मेडिकल कॉलेज कराची से मैंने ग्रेजुएट किया था। उसके फ़ौरन बाद यहाँ आ गया अमेरिका में जी 1 साल डिट्रॉइट में गुजारा और उसके बाद न्यूयॉर्क आया और जब से यहीं हूँ। तो उस वक्त चूँकि यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत कम थे जी इसलिए मुझे ये मौका मिला कि मैं कम्युनिटी को यहाँ पे कम्युनिटी को ग्रो करते हुए मैंने देखा। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे जो नई बुनियाद रखनी पड़ती थी, मसाजिद नहीं थी, मसाजिद बनानी पड़ी। इसी तरह बच्चों के लिए दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी करने पड़ते थे ताकि उनको अपने कल्चर के हवाले से कुछ ना कुछ सिखाया जाए। तो ये सब काम हमने किए, साथ साथ अपनी जो पेशा था उसका काम भी करना पड़ा। तो बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी गुजरी। क्या बताया जाए। आखिरकार जो कुछ हमारे लिए चैलेंजेस थे उनके साथ तो हमें निपटना था और तो बहुत किया अच्छी हमने। तरह निपटे माशाल्लाह आप। अच्छा, ये है कि अदबी जो ज़िंदगी है आपकी, अपनी अदबी ज़िंदगी का सफ़र आपने नातिया कलाम से शुरू किया। आपका जो पहला मजमूआ आया वो इरफान अब्द के नाम से नातिया मजमूआ पहला आया। जी। तो मैं चाहूँगी कि हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ भी जो है वो अगर आपके किसी नात से शुरू करें तो आप हमारे नाजरीन को कोई नात अगर सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। पहले इतराफ़न ये कह दूँ कि मिली अनवार तैबा से
बसीरत मेरी आँखों को, वाह माशाल्लाह, मिली अनवार तैबा से बसीरत मेरी आँखों को, इसी दर की इनायत है मेरा ज़ौक़े सना ख़ानी। वाक़या ये है कि मैं जब मेरी उम्र 40 बरस हुई जी, तो मैं उम्रे के लिए गया अच्छा, मदीना मुनव्वरा, और वहाँ से वापस आया तो कुछ ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, वो जगह और ही हाँ, और मुझे याद नहीं है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की मुझे चीज़ महसूस हुई हो, लेकिन वापस आने के बाद मैंने एक नात कह दी। अच्छा, तो उस ज़माने में यहाँ स्टेटन आइलैंड में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे हम किसी मस्जिद की भी बुनियाद रख रहे थे जी जी, और वहाँ बच्चों को क्लासेस में हम अरबी और कुरान सिखा रहे थे। तो उस वक्त जहन में ये था कि उनको उर्दू भी साथ में सिखाई जाए ताकि वो पढ़ के कम अज़ कम अपने उर्दू के हवाले से कुछ न कुछ तालीम हासिल कर लें। तो उस वक्त मैगज़ीन निकालते थे हम मस्जिद की तरफ से, अच्छा, महीने में, हर महीने, हर 2 महीने में। तो उसमें उर्दू का जो सेक्शन था उसको मैं लिखा करता था अपने हाथ से। याद रहे कि ये वो ज़माना है जब उर्दू के ये फॉन्ट्स वगैरह जो आजकल हैं कंप्यूटर में, ये नहीं थे, और कातिब यहाँ मिलते नहीं थे, तो खुद करना पड़ता था। तो मैंने पहली नात जो है वो अपने उस मजल्ले में अपनी तरफ से खुद लिखी हुई थी, अच्छा, तो वहाँ पेश की थी जी। और वही चूँकि माहौल था उस वक्त शब व रोज़ का, तो मेरे जो अशार शुरू के हुए हैं वो हमद और नात के ही हुए हैं। जी माशाल्लाह। जी, तो अगर आप नात, हमारी सबसे पहला कलाम मैं चाहूँगी कि हम नातिया कलाम सुने इस प्रोग्राम से, अगर आप कुछ अशार कुछ। जी जी, मैं आपको चंद नात के अशार पेश करता हूँ। सहारा गैर का ढूंढें हमें पड़ी क्या है, वाह माशाल्लाह। सहारा गैर का ढूंढें हमें पड़ी क्या है, दरे हुजूर मिला है हमें कमी क्या है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे हुजूर मिला है हमें कमी क्या है, और सरे न्याज है आका के आस्ताने पे, वाह, हमें खबर नहीं कुछ और बंदगी क्या है। वाह माशाल्लाह। और ये शेर सुने, निगाह ज़ौक़ मुयस्सर नहीं तो कुछ भी नहीं, माशाल्लाह, वाह। निगाह ज़ौक़ मुयस्सर नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं हुजूर का आशिक तो मुत्तकी क्या है, वाह माशाल्लाह, बहुत नहीं अच्छा, हुजूर का आशिक तो मुत्तकी क्या है, और यही तो राज है मोमिन की सरफराजी का, वाह, यही तो राज है मोमिन की सरफराजी, यही तो राज है मोमिन की सरफराजी का, मिली ना उनकी गुलामी तो सरवरी क्या है, वाह वाह वाह, मिली ना उनकी गुलामी तो सरवरी क्या है, सरवरी क्या है, और मताए ज़ोद व इबादत भी खूब है, लेकिन मताए ज़ोद व इबादत भी खूब है, लेकिन करम हुजूर जो कर दें तो बात ही क्या है, वाह वाह वाह, करम हुजूर जो कर दें तो बात ही क्या है। और मक्ता सुनिए, हजार इल्म व ज़हानत पर कोई नाज करे, वाह, हजार इल्म व ज़हानत पर कोई नाज करे, मकाम अब्द न जाना तो आगही क्या है, माशाल्लाह, वाह, मकाम अब्द न जाना तो आगही क्या है, सहारा गैर का ढूंढे हमें पड़ी क्या है, दरे हुजूर मिला है हमें कमी क्या। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नवाज़िश आपके बारे में बड़ा सुन रखा है कि बहुत ही अच्छा नातिया कलाम है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नात आपने पेश की। तो वैसे अभी आप खैर ये बता रहे थे, तो आपने मतलब ऐसा नहीं था कि आप शेर व शायरी शुरू कर चुके थे, आपने बिल्कुल जो फौरन नात ही लिखी कि उससे पहले ऐसा हुआ कि कुछ अशार हुए आपके? कुछ अशार नहीं हुए, नात ही से शुरू हुआ, नात ही से शुरू और मेरा रुझान ही सिर्फ नात की तरफ था, हमद की तरफ। अच्छा। और नात या नज़्म मैंने कही है, अच्छा, जो मुझे भी पसंद है। हाँ। तो अच्छा ये है कि नात लिखनी मैं समझती हूँ कि बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें यह है कि जाहिर सी बात है एक अक़ीदत और एक एहतराम चाहिए होता है, और एक वो होता है कि कहीं जैसे गुस्ताखी ना हो जाए। तो आप क्या समझते हैं, आपको हुआ ऐसा, कोई मुश्किल होती थी नात लिखने में कि आपके लिए नात लिखना कोई? कतन नहीं, दरअसल चूँकि जो कुछ जिसके पास होता है वही पेश करता है। मेरा जी जो मुताला भी उस वक्त उन्हीं चीज़ों का था, नात और स्पिरिचुअलिटी और सूफिज़म और कवाली सुनने का भी मुझे शौक़, तो इसलिए मेरा रुझान उस तरफ है। तो ज़ाहिरी बात है जो चीज़ें आपको मुतासर करती है आपके जहन से भी वही चीज़ें, वही ख्यालात जो हैं वो निकलते हैं। जी। तो उस वक्त तो मैंने जो
اشعار کے نعت ہی کے تھے. اس کے بعد جب میرا تعارف بحیثیت شاعر ہوا اور یہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو اس وقت ظاہری بات ہے شعر بھی کہنا پڑے, نظم بھی کہنا پڑی, غزل کے بھی. یہاں پہ اس زمانے میں چند مستند شعراء موجود تھے اور ہم اس وقت طرح پہ غزلیں کہا کرتے تھے, تو طرح پہ میں نے غزلیں اس وقت اس وجہ سے بھی کہیں. تو اس طرف رجحان پوری شاعری کی طرف آیا, لیکن بنیادی طور پہ میں اپنے آپ کو شروع سے لے کر اب تک نعت کا ہی شاعر سمجھتا ہوں. جی اب یہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ آپ کی بہت خدمات ہیں, اور ظاہر سی بات ہے 1968 میں آپ آئے ہیں, اور جو واقعی آپ نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے, اور ہمیشہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی. ویسے تو یہ ادبی پروگرام ہے, مذہبی پروگرام ہے نہیں, لیکن آپ کی جتنی خدمات ہیں مذہب کے حوالے سے وہ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے. اور ایک خاص بات جو آپ کو جان کے, آپ سے مل کے جو مجھے احساس اس بات کا ہوا کہ آپ ہوتا یہ کہ جب ہم مذہبی کام کرنے جاتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, تو ہم اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, لیکن جو آپ کی شخصیت ہے, جو مجھے آپ کو وہ مذہبی جو ایک لبادہ ہے اس کو اوڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی, پھر بھی آپ نے بڑا مذہب کے لیے کام کیا. تو اس حوالے سے مجھے اگر تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتی ہوں آپ کی. دیکھیے آپ تصور میں یہ بات لائیں کہ اس وقت یہاں پہ اسلام بھی اتنا متعارف نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن اس وقت تو قطعاً نہیں تھا. مساجد نہیں تھی یہاں پہ. لوگ جہاں جہاں بڑے شہروں میں اگر کچھ لوگ مسلمان موجود تھے تو کہیں دکان میں, کہیں بیسمنٹ میں, کہیں مل کے نماز تو پڑھ لیتے تھے, لیکن مسجد نامی چیزیں نہیں تھی, بہت کم تھی. تو اس لیے وہ سارے کام ہمیں کرنا تھے. تو ظاہری بات ہے ہم نے جہاں پہ میں رہتا ہوں مسجد النور, وہاں پہ ہم نے قائم کی. پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان نام تلاش کرنے پڑتے تھے یلو پیجز میں سے کہ یہاں پہ مسلمان بستے بھی ہیں یا نہیں. تو پھر ان کے بعد ان کی فہرست بنائیے, ان کو رابطہ ان سے کیجئے. تو یہ کام ہم نے کیے. اس میں ضروری تھا کہ ہم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا, کام تو یہ کرنے تھے. تو جب یہاں پہ امیگریشن کا کام ذرا آسان ہوا, کھلا, یعنی لیٹ 60s میں, تو پھر پاکستان سے کافی لوگ یہاں آنا شروع ہوئے, ہندوستان سے بھی. پہلے تو ڈاکٹر ہی آتے تھے یا انجینئرز وغیرہ, اور اس کے بعد پھر ان کی فیملیز آنا شروع ہوئیں. تو یہ وہ زمانہ دیکھیں کہ جب چیدہ مسجدیں ہوتی تھیں, آج سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں اس ہمارے شہر میں ہی ہیں. تو وہ کام ہمیں کرنا پڑا. میں مسجد سے میں شروع سے ہی منسلک رہا, اس میں فعال رہا, آج بھی ہوں. مسجد النور جو اسٹیٹن آئلینڈ کی ہے اس میں مذہبی امور کا ڈائریکٹر ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے کام کرنا پڑتا ہے مسجد کے ساتھ. پھر جب میں میڈیکل سوسائٹی کا صدر بنا, بروکلن میڈیکل سوسائٹی, کنگز کاؤنٹی میڈیکل سوسائٹی کہتے ہیں اس کو, 1990 میں, تو میں نے دیکھا کہ ہماری میٹنگ جو ہوتی تھی ان میں میٹنگ شروع ہوتی تھی اگر 6 بجے, تو 5 بجے لوگ آتے تھے, اور وہاں تھوڑی بہت پہلے شراب نوشی ہوتی تھی, جو سوشل آور ہوتا ہے, اس کے بعد میٹنگ شروع ہوتی تھی. تو اب چونکہ میں صدر ہوں اور وہ میری ذمہ واری ہے اور میری زیر نگرانی ایسا کام ہو رہا ہے, تو مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ میں اس سے کیسے نپٹ پاؤں گا. تو بہرحال میں نے کچھ دوستوں کو جو امریکن تھے, مسلمان تو تھے نہیں, ان کو کہا کہ میرے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس چیز کو سپورٹ کروں کہ یہاں شراب نوشی ہو میرے ہوتے ہوئے اور میں اس کی پیمنٹ کروں. تو اس لیے یہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا تم چاہتے کیا؟ میں نے کہا یہ جو کچھ کرنا ہے سوشل آور گھر میں کر لیا کریں, یہاں پہ سافٹ ڈرنکس ہم رکھ دیں گے. اور دوسرا یہ کہ ڈنر جو ہے وہ بھی کوشش میری ہوگی کہ حلال ہو. اب 1990 میں یہ صرف 1-2 یہاں پہ ایسے ریسٹورانٹ تھے جہاں حلال کا انتظام تھا. تو پھر میں نے کوئین سے میں نے رابطہ کیا, تو وہاں پہ ہم ڈنر جو ہے وہ حلال وہاں پہ سرو کرتے تھے, اور میں نے شراب وہاں پہ اٹھوا دی. 1 سال, بلکہ جب میں تھا 1-1.5 سال, تو وہ وہاں سے میں نے یہ کام کیا. حالانکہ اس کی مخالفت تھوڑی زیر سطح رہی, لیکن کسی نے سامنے آ کے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ضرور پینا ہے. تو یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ یہ ایک
मुश्किल काम था जी बिल्कुल, और लेकिन करना था, सो कर दिया। चलिए डॉक्टर साहब, अब हम अदबी जो गुफ्तगू है हम जी। उस पर शुरू करते हैं। बड़ा काम है आपका माशाल्लाह, ये 3 किताबें हैं तो आपकी गज़लें और नज़मों पर है। पहली किताब आपकी सनम कदा है जहाँ है, दूसरी आपकी किताब है सरे शाखे ख्याल, और तीसरी किताब है शोले मोहब्बत। अभी हम इस पे इनके जो नाम हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी कोई गज़ल इस वक्त हमारे नाज़रीन को सुनाएं, ताकि फिर हम गुफ्तगू जो है वो गज़लों पे करें बात की। जी मैं अपने रंग के एक दो हम्द के और दुआ के अशार कहने के बाद आप गज़ल की तरफ आता हूँ। जी जी। रोशन तेरे ख्याल से मेरा जहां रहे, वाह, रोशन तेरे ख्याल से मेरा जहां रहे, आबाद तेरी याद से दिल का मकान रहे, और धड़कन मेरी हो हमद तेरे इसमें ज़ात की। वाह, सुभान अल्लाह। धड़कन मेरी हो हमद तेरे इसमें ज़ात की, और लब पे दुरूद सरवरे कौनो मकान रहे। सुभान अल्लाह। और मुझको भी फिक्र रूमी और इकबाल हुआ था। वाह, आखिर दुआई मांगनी है ना, जी जी जी, तो आप कह सकते हैं मुझको भी फिक्र रूमी और इकबाल हुआ था, दुनिया अहले दिल में मेरी दास्तां रहे। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और तेरे सिवा किसी की ज़रूरत ना हो कभी, माशाअल्लाह। वाह, तेरे सिवा किसी की ज़रूरत ना हो कभी, हर लहजा मुझ पे ज़ात तेरी मेहरबान रहे। वाह, और ये मक्ता सुनिए, दायम रहा है अब्द जहाने फना में कौन। वाह वाह, दायम रहा है सुभान अब्द अल्लाह। जहाने फना में कौन, हम क्या रहेंगे जब न शहे दो जहां रहे। हम क्या रहेंगे जब न शहे दो जहां रहे। और उर्दू के हवाले से जी, कहे देता हूँ मैं सारे जहां से, जी, कहे देता हूँ मैं सारे जहां से, मोहब्बत है मुझे उर्दू ज़बान से। बहुत खूब। मोहब्बत है मुझे उर्दू ज़बान से, हूँ बेशक हिजरतें मेरा मुकद्दर। वाह, हूँ बेशक हिजरतें मेरा मुकद्दर, न उठूंगा कभी इस आस्तां से। वाह वाह, न उठूंगा कभी इस आस्तां से, और न भूलूंगा कभी एहसान इसके। वाह, न भूलूंगा कभी एहसान इसके, कहाँ ले आई है मुझको कहाँ से। वाह, उर्दू ज़बान जी, कहाँ ले आई है मुझको कहाँ बड़ा से। हस्बे हाल शेर है। कहे देता हूँ मैं सारे जहां से, मोहब्बत है मुझे उर्दू ज़बान से। और उम्र कटती जाती है अजनबी सराय में। वाह वाह वाह, उम्र कटती जाती है अजनबी सराय में, आशियां बना बैठे हम चमन पराए में। वाह 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 वाह, आशियां बना बैठे हम चमन पराए में। हम चमन पराए में। और 2 शेर और सुन लीजिए। रिज्क अपनी किस्मत का 100 तरह से मिलता है। वाह, रिज्क अपनी किस्मत का 100 तरह से मिलता है, हाँ मगर जो लज्जत है हाथ के कमाए में। वाह वाह वाह, हाँ मगर जो लज्जत है हाथ के कमाए में। और अब्द सब हुनर अपने दूसरों की खातिर है। वाह, अब्द सब हुनर अपने दूसरों की खातिर हैं, कौन बैठ सकता है आप अपने साए में। वाह वाह वाह, कौन बैठ सकता है आप अपने साए में, आशियां बना बैठे हम चमन पर आए में। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर साहब, अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे चल रही है, अभी बहुत सी गुफ्तगू हम आप और करेंगे। हमें छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेना है। जी नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Mohammad Shafiq CPA, Income Tax, Accounting, Payroll, Sales Tax, Financial Statements, IRS Representation, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जाना पहचाना नाम मोहम्मद शफीक CPA। अपने पर्सनल और बिजनेस टैक्स के लिए या IRS की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए मुझसे राब्ता करें। किंग प्लाजा 3747 73rd Street, Suite 204, Jackson Heights, न्यूयॉर्क 7182052400। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरबाब ज़ौक़ फ़राह कामरान के साथ। तो आइए डॉक्टर अब्दुल रहमान अब से मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब,
تو آپ کی میں پڑھ رہی تھی، آپ نے مضمون لکھا ہے اپنی کتاب پہ جو ہے، پہلی کتاب میں خاص طور سے، کہ پہلے آپ کو اردو زبان سے کوئی اتنا وہ نہیں تھا، اور ظاہر اس کی وجہ تھی کیونکہ آپ بڑے سنگل فوکس تھے اپنے کیریئر کی جو طرف ہے، آپ نے سارا رجحان آپ کا وہ تھا. پھر جب آپ نے ظاہر خیر دیر سے لکھنا شروع کیا، لیکن جب لکھنا شروع کیا تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک یلغار رہتی تھی آپ کے اوپر، آپ ہر وقت جیسے لکھنے کے ہی موڈ میں رہتے تھے. تو ایسے کیا ہوا کہ ایک دم سے ہی آپ کو اتنا زیادہ کچھ لکھنے کی طرف آپ کا رجحان چلا گیا؟ تو اس کے بارے میں اگر کچھ. دراصل بات یہ ہے کہ میں بچپن میں ظاہر ہے اردو کی طرف میرا رجحان ضرور تھا، لیکن جو ہی میں نے کیریئر اپنا شروع کیا، بلکہ اس سے پہلے ہائی اسکول سے ہی میری کوشش یہی تھی کہ سائنس کے سبجیکٹس جو ہیں وہ لے کے ڈاکٹر بننے کا مجھے شوق تھا بہت. تو اسی طرف میں نے اپنے رجحان کو یعنی مرکوز رکھا، اور وہ جو کام کرنے تھے میں نے کیے. ظاہری بات ہے کہ میڈیکل کالج میں جانا، آزاد کشمیر سے اٹھ کے اور پھر وہاں سے باہر آنا، اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو منوانا بڑا چیلنجنگ کام تھا. مشکل تو نہیں کہوں گا، لیکن اس وقت ہمیں یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ ہم جو وہاں پڑھائی کر کے آتے ہیں میڈیکل کالجز میں، وہ یہاں امریکہ کے کالجز سے کسی درجہ کم نہیں ہے. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ when you are number 2 you have to work hard twice. تو اس لیے زیادہ محنت کرتے تھے اپنے پروفیشن میں. تو اس میں پھر لٹریچر کا وقت نہیں ملتا، اور یہاں گفتگو جو کہ صبح دوپہر شام ہمارے مریض، ہمارا ماحول سارا انگریزی کا تھا، تو اردو دور ہوتی گئی. آپ کو یقین نہیں ہوگا، جب میں نے اردو کی طرف رجحان شروع کیا، جب بچوں کو پڑھانے لگے مسجد کے اندر، اور اردو خود الفاظ پہ رک جاتے تھے، رجحان کو رہجان پڑھ لیتے تھے، تو پھر خیال آیا کہ ہمیں اردو کو تو باقاعدہ طور پہ سیکھنا چاہیے. تو یہ الگ بات ہے کیسے میں نے اس کی طرف پھر توجہ کی. اردو کے ریکارڈڈ ٹیپس مجھے سننا پڑے اس تلفظ کے لیے، اور اردو ڈکشنری، وہ جو لغت کی جو اتنے والیومز ہوتے ہیں، وہ مجھے خرید کے لانا پڑے تاکہ میں اردو کو باقاعدہ سیکھوں. بہت بڑی بات. تو جب اس میں نے قدم رکھا تو پھر اتنا لطف آیا کہ اور سے اور پھر وہ میرے خیال میں آپ کو ایک تسکین مل گئی ہوگی نا، کہ آپ کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آپ کو ہو گیا. اور چونکہ تھا تو ظاہر سی بات ہے، شاید تو کہتے ہیں نا پیدا ہوتا ہے، تو یہ صلاحیت تو موجود ہوگی. تو میرے خیال میں جب آپ نے وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو آپ کو تو بہت خوب. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی چونکہ پروگرام آپ کا ہے اور میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ ہمارے ناظرین آپ کا کلام سنیں، تو اپنی کلام سے ہمارے ناظرین کو نوازیے. یہ غزل کی چند اشعار سنیے. ہر چہرہ چاند سا لگتا ہے، واہ واہ واہ، ہر چہرہ چاند سا لگتا ہے، ہر آنکھ کنول ہو جاتی ہے، واہ واہ واہ، جب سوچ میں وہ آ جاتے ہیں ہر بات غزل ہو جاتی ہے. غزل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات. یہ ہوش و خرد ہیں لا حاصل، یہ سب منطق ہے بے معنی، واہ. دل جس کی گواہی دے ڈالے وہ بات اٹل ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. دل جس کی گواہی دے ڈالے وہ بات اٹل ہو جاتی ہے. اور مل جائے جہاں میں پیار جسے، کیا اس کو تمنا جنت کی. کیا بات ہے، کیا بات. مل جائے جہاں میں پیار جسے، کیا بات ہے جناب. کیا اس کو تمنا جنت کی. بے دل کے لیے دل بھر کی گلی جنت کا بدل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. بے دل کے لیے دل بھر کی گلی جنت کا بدل ہو جاتی ہے. اور فرقت میں گزرتے ہیں کیسے دن رات ہمارے مت پوچھو. واہ واہ، مت پوچھو. فرقت میں گزرتے ہیں کیسے دن رات ہمارے مت پوچھو. ہوتا ہے قیامت کا ہر دن ہر رات اجل ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. ہوتا ہے قیامت کا ہر دن ہر رات اجل ہو جاتی ہے. اور مقطع سنیے. جب ترک تعلق کر بیٹھا اے عبد نہ جانے پھر بھی کیوں. جب ترک تعلق کر بیٹھا اے عبد نہ جانے پھر بھی کیوں. جب نام تمہارا سنتا ہوں پھر جان بے کل ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. جب نام تمہارا سنتا ہوں پھر جان بے کل ہو جاتی ہے. ہر چہرہ چاند سا لگتا ہے، ہر آنکھ کنول ہو جاتی ہے. جب سوچ میں وہ آ جاتے ہیں ہر بات غزل ہو جاتی ہے. کتنی عمر میں آپ نے یہ غزل لکھی تھی؟
اچھا جی، بہت خوبصورت آپ نے غزل سنائی. اچھا، آپ کی ایک غزل ہے جو غالباً قوالوں نے ریکارڈ کرائی تھی، ہمیں اس بات کا کھٹکا بہت ہے، اور وہ کافی مشہور ہوئی تھی. اگر وہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ ہمیں. جی ارشاد. ہمیں اس بات کا کھٹکا بہت ہے. واہ، ہمیں اس بات کا کھٹکا بہت ہے. یہ دل اس شوق کی سنتا بہت. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ دل اس شوق کی سنتا بہت ہے. اسے شاید نہیں معلوم اب تک. واہ. اسے شاید نہیں معلوم اب تک یہ سودا پیار کا مہنگا بہت ہے. یہ سودا پیار کا بہت اچھے. مہنگا بہت ہے. کیا اور نظر کا مشورہ منظور لیکن. واہ. نظر کا مشورہ منظور لیکن نظر کے سامنے دھوکا بہت ہے. واہ. نظر کے سامنے دھوکا بہت ہے. اور یہ شعر سنیے. جی. گلوں کی خیر ہو، گلوں کی خیر ہو، کل شب میرا دل. واہ واہ، بہت اچھا مسئلہ ہے. چمن کے نام پہ دھڑکا بہت ہے. بہت خوب. گلوں کی خیر ہو، کل شب میرا دل، چمن کے نام پہ دھڑکا بہت ہے. اور یہ شعر مجھ پہ صادق ہوتا ہے. رہے محتاط ہم اتنے کہ ہم نے. واہ. میں پھر کہوں گا، رہے محتاط ہم اتنے کہ ہم نے کیا کچھ بھی نہیں سوچا بہت ہے. واہ واہ. رہے محتاط ہم اتنے کہ ہم نے کیا کچھ بھی نہیں سوچا بہت ہے. اور ہمارے عبد کو چھیڑے نہ کوئی. واہ. ہمارے عبد کو چھیڑے نہ کوئی، یہ مستانہ ہمیں پیارا بہت ہے. بہت خوب. ہمیں اس بات کا کھٹکا بہت ہے. یہ دل اس شوق کی سنتا بہت ہے. یہ میں نے غزل کہی اور پڑھی رہی کتاب میں، تو قوالوں نے اس کو جب سلیکٹ کر کے جب ریکارڈ کر کے مجھے سنایا، یقیناً میں بتا رہا ہوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ غزل میرے اشعار نہیں ہیں. جی جی کسی اور نے کبھی کہے ہوں گے. جی وہ جس طرح سے کمپوز کر کے پیش کرتے گرا کے اشعار جی 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 تو لطف اور ہی ہوتا. نہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت غزل ہے واقعی. اور ظاہر سی بات ہے، ضرور جو انتخاب انہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. اچھا، یہ ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں، خاص طور سے نظموں اور غزلوں کی کتابیں، ان کے نام صنم کدہ ہے جہاں، سر شاخ خیال، شعلہ محبت، یہ تینوں کے تینوں اقبال کے اس پہ نام رکھا ہوا ہے آپ نے. اور جو شاعری میں نے آپ کی پڑھی تو اس میں اقبال کا رنگ جو ہے وہ بالکل اجاگر ہے، نظر آتا ہے. ایون غزل کہنے کے بھی جو آپ سٹائل ہے، جو آپ نے وہاں پہ وکیبلری یوز کی ہے، وہ کافی ملتا ہے اقبال سے. اور پھر آپ نے ذکر کیا ہے کہ فارسی حالانکہ آپ نے صرف 1-2 سال ہی پڑھی ہے، تو مطلب اقبال کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اپلائی کرنا اور اس میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اقبال کیوں آپ کو اتنا زیادہ. وہ دراصل جو تاثرات جو آپ کے اوپر اثرات پڑتے ہیں بچپن میں، وہ ظاہرہ دیر پا ہوتے ہیں. اقبال مجھے شروع سے ہی بچپن سے ہی پسند ہے. اور مجھے بتایا جاتا ہے، یہ مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح، لیکن میرے بڑے بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، اچھا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس وقت میں نے اقبال کے شکوے کو کافی حد تک یاد کیا ہوا تھا. تو میرے حافظے میں تھا. اور خدا بخشے ہمارے والد بزرگوار جو تھے، وہ جب کسی جلسے میں جاتے تھے تو کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ بیٹا ان کا جو ہے وہ اقبال کے بارے میں کچھ سنائے. تو میں چھوٹا تھا، ان کے کندھے پہ بیٹھ کے یاد ہے مائکرو فون تک پہنچنا اور شکوہ زور سے سناتا تھا تو آواز. تو ظاہر ہے اقبال کا اثر مجھ میں رہا ہوگا. لیکن جب یہ اردو ادب سے وابستگی ہوئی اور اس کے بعد اس طرف رغبت ہوئی تو وہی رنگ تھا میرا اقبال کا. اور میں پھر میں نے اقبال کے کلام سے ہی کافی کچھ سیکھا. پھر اس کے بعد رومی کو کافی پڑھا. تو اس لیے وہ تاثرات تھے. تو آپ نے کتابوں کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی کتاب جو ہے اس کا نام صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ بات وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے. یہ وہاں سے ایک میں نے ٹکڑا چنا اس مصرے سے. اور دوسرا یہ ہے یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے. یہ ذات خداوندی کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے یہ محبت ہے. ودود نام ہے تو ودود محبت کو کہتے ہیں. تو وہیں سے ہر چیز چلی، دنیا کائنات محبت کی وجہ سے بنی. یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے. تو وہاں سے یہ ٹکڑا میں نے لیا ہے یہ کتاب کا نام رکھنے کے لیے. تو اس میں مشورہ فرمان فتح پوری صاحب کا بھی تھا میرے ساتھ کہ ایک مرتبہ
उनसे मैंने पूछा कि मैं नाम क्या रखूं, तो बड़ी देर तक बैठे कहने लगे रहमान मियाँ सारा तेरा कलाम तो इकबाल की तरह का है, तो उन्हीं में से तो उन्होंने कहा कि इसमें से कोई चुन लो। तो फिर मैंने इस तरह इंतखाब किया था और बस वही रंग मेरे अशार में भी है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि क्लासिकल गज़ल जो आज की है उसमें भी कुछ कहूँ, लेकिन दूसरे तीसरे शेर के बाद फिर वही रंग आ जाता है। वो एक डिक्शन इंसान का बन जाता है और बेसिकली वो बिल्कुल उसकी पहचान वो बन जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर चाहूँगी कि अपनी कोई गज़ल जो है हमारे नाज़रीन को, आप पसंदीदा गज़ल अपनी जो है जी हाजिर करता हूँ। जी 2 अशार और उसके बाद है जी। आशियाँ के जलने में देर कितनी लगती है। वाह वाह। आशियाँ के जलने में देर कितनी लगती है, वक्त के बदलने में देर कितनी लगती है। आशियाँ के जलने में देर कितनी लगती है, वक्त के बदलने में देर कितनी लगती है। खाक में दबा देंगे दम की बात है सारी। खाक में दबा देंगे दम की बात है सारी, और दम निकलने में देर कितनी लगती है, और दम निकलने में देर कितनी लगती है। अब गजल के चंद अशार सुनिए। सोच हर एक की जुदा, किस्मत अलग रास्ता अलग। वाह। सोच हर एक की जुदा, किस्मत अलग रास्ता अलग, एक ही दुनिया में है हर एक की दुनिया अलग। वाह वाह वाह। एक ही दुनिया में है हर एक की दुनिया अलग, और सब गुजरते हैं, ये गौर से सुनिएगा, सब गुजरते हैं इसी बाजार दुनिया से मगर। वाह वाह, बहुत अच्छा। सब गुजरते हैं इसी बाजार दुनिया से मगर, जुस्तजू सब की जुदा, हर शख्स का सौदा अलग अलग। जुस्तजू सब की जुदा, हर शख्स का सौदा अलग, और जब ख्याल आए समझ ली है किताबे जिंदगी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। जब ख्याल आए समझ ली है किताबे जिंदगी, मुझ पर खुलता है अचानक फिर नया उकदा अलग अलग। मुझ पर खुलता है अचानक फिर नया उकदा अलग, और लाख बज़्म आरा लगे ये कारवाने जिंदगी। वाह वाह। ये गौर तलब है, लाख बज़्म आरा लगे ये कारवाने जिंदगी है, यहाँ इस भीड़ में हर आदमी तन्हा अलग है। यहाँ इस भीड़ में हर आदमी तन्हा अलग, और आरज़ू उस एक खुदा के घर की है सबको मगर। वाह वाह। आरज़ू उस एक खुदा के घर की है सबको मगर, चुन लिया अपने लिए हर एक ने दरवाजा अलग अलग। बहुत अच्छे। चुन लिया अपने लिए हर एक ने दरवाजा अलग, और दिल इसी जानब है उनका रुख किसी जानब से ही। वाह वाह। दिल इसी जानब है उनका रुख किसी जानब से ही, इश्क के मजहब में है शायद कोई किबला अलग। इश्क के मजहब में है शायद कोई किबला अलग। और ये शेर तसव्वुफ का शेर है, सुनिए। और जानिए इंसान करता इसकी तावीलात क्या। जानिए इंसान करता इसकी तावीलात क्या, है इसी बाइस खुदा इदराक से बाला अलग। है इसी बाइस खुदा इदराक से बाला अलग, और अब हर इंसान है अपनी अदा में मुनफरद। वाह वाह। अब हर इंसान है अपनी अदा में मुनफरद, हर सुखनवर का यहाँ अंदाज है अपना अलग। वाह वाह। और सोच हर एक की जुदा, किस्मत अलग रास्ता अलग, वाह वाह। एक ही दुनिया में है हर एक की दुनिया अलग। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कलाम है आपका। अब ये है कि आपकी अगली किताब है अपना नुस्खा। जी जी। और नातिया कलाम से आपने शुरू किया, गज़लें, शेर व शायरी और नज़में कहीं, उसके बाद आप मतलब साथ ही साथ ज़ाहिर चलता होगा। बड़ा मुश्किल है कि हर चीज़ को साथ, फिर आपने मज़ाहिया कलाम भी लिखना शुरू कर दिया साथ साथ। तो मैं तो ये समझती हूँ, जो थोड़ा बहुत, मुझे कोई इतना मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ लिखने के लिए कैफियत
बहरहाल कैफियत में जाना पड़ता है लिखने वाले को, तो मेरे हिसाब से नात लिखते हुए कोई और कैफियत होती होगी, गज़ल लिखते हुए या उसमें कोई और कैफियत होती होगी, मज़ाहिया कलाम लिखते हुए कोई और कैफियत होगी। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कितनी कैफियतों से दिन में गुजरते होंगे, लेकिन ये कि आपका अपना एक मकाम है मज़ाहिया कलाम लिखने में भी। तो कैसे ये होता है, ये सारा मतलब कैसे मूड्स बनते हैं डिफरेंट जो आप दरअसल होता ये है कि ज़रूरत के मुताबिक शायर को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, और मैंने महसूस किया है कि बाद औक़ात मुझे बात करना या तकरीर करना जो है नस्र में ज़रा मुश्किल है, वही बात मंज़ूम अंदाज में मैं आसानी से। ओह अच्छा। तो जब हमने उर्दू की तरवीज शुरू की अपनी पाकिस्तानी फिज़िशियन की जो तंजीम है अपना, उसके अंदर तो जब मैंने उसमें उर्दू सेक्शन का आगाज़ किया जर्नल के अंदर और मुशायरों के किरदार होता था, तो वहाँ मैं उर्दू को मार्केटिंग भी करनी थी, तो वहाँ पे अगर हम इकबाल के अशार और उर्दू में सुनाना शुरू कर दें तो कौन सुनेगा, तो इसलिए तंज़ की तरफ मज़ाह की तरफ आना पड़ा। लेकिन मुझे एहतियात ये करना पड़ी कि मुझे ज़हन में मेरे ये है कि शायरी वक्त का ज़िया भी है और ये कोई इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है अगर इसका मकसद कोई ना हो। तो मैंने शुरू से ये एहतियात बढ़ती है कि बामकसद शायरी हो और पैगाम उसके अंदर हो, तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है, आपने जो वक्त इसमें लगाया वो बख्श दिए जाएंगे। वरना अगर लगवियात में लग जाएं और ऐसे ही वक्त का ज़िया कर दें आप, तो वो शायरी जो है कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसी हवाले से मैंने गो तंज़ मज़ाह में मैंने अशार कहे और आसान ज़बान में कहे, ताकि सुनने वाले जो हैं कुछ देर उसको सुने बैठें, बजाय इसके कहेंगे यहाँ मुशायरा हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो मेरी मज़ाहिया और तंज़िया शायरी का आगाज़ उस वक्त से हुआ जब मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ता था उन मुशायरों में आम डॉक्टरों के सुनने के लिए। तो जो उनके हालात होते थे अस्पताल के माहौल के या मीटिंग्स के माहौल के, उसी पे मैं कुछ ना कुछ कहता था और उसी को मैं उस मैगज़ीन में डालता था। तो ये है कि आप हर तरह के सामीन को और जो क़ारीन है उन सबको साथ लेके चले, और जाहिर है ये वक्त का तकाजा था। मैं चाहूँगी कुछ अब मुलाज़ फरमाएं कि मेरा माहौल अस्पताल का है, उसमें देखिए कुछ बचावा न मिला चोट से बच कर दिल को, वाह, कुछ बचावा न मिला चोट से बच के दिल को, डॉक्टर ले गए सीने से खुरच के दिल को। अब सरेआम दिलों की है तजारत जायज, जो भी ले जाए जरा माल खर्च के दिल को। वाह वाह वाह। और ये शेर जी जो इस वक्त मेरी पहचान बन चुका है, मैं समझता हूँ वो ये है, पेस मेकर ने किया चैन से मरना भी हराम, पेस मेकर ने किया चैन से मरना भी हराम, बाद मरने के भी लगते रहे धचके दिल को, बाद मरने के भी लगते रहे धचके दिल को। आपको पता है कि जब पेस मेकर होता है तो इंसान मर भी जाए तो वो तो स्पार्क करता रहता है, तो वो हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है लाश से। हाँ, तो पेस मेकर ने किया चैन से मरना भी हराम, बाद मरने के भी लगते रहे धचके दिल को। अब इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर आप जाएं तो मॉनिटर्स लगे होते हैं, क्रिटिकली सिक मरीज होते हैं, तो वो मॉनिटर्स बताते हैं अगर सांस जो है उसमें खलल आ रहा है या नब्ज अगर बैठ रही है, तो मॉनिटर्स जो है शोर करते हैं, तो नर्सेज जो होती हैं, जो डॉक्टर जो होते हैं अनकार, वो आके उसका करते हैं जो भी करना उन्होंने ट्रीटमेंट। तो उस पे शेर सुनिए, बेहिसी हजरत इंसान की जो देखी ना गई, बेहिसी हजरत इंसान की जो देखी ना कही, एतजाज आलम बेजान ने पुरजोर किया। वाह वाह वाह। कोई उस शख्स के मरने पे न रोया, लेकिन दम जो निकला तो मशीनों ने बहुत शोर किया। वाह वाह वाह। दम जो निकला तो मशीनों ने बहुत शोर किया। अपने माहौल की बात, कितने जालिम है कार्डियक सर्जन, कितने जालिम है कार्डियक सर्जन, टांकते हैं जो दिल में टांग की नस, टांकते हैं जो दिल में टांग की नस, जब भी देखूं किसी हसीना को दिल मेरा ऐसे दौड़ता है कि बस, जब भी देखूं किसी हसीना को दिल मेरा ऐसे दौड़ता है कि बस, दिल सोच टांग दौड़ना, ये सब कनेक्शन देखिए कैसे चल रहे हैं। और आजकल चूंकि इसका दौर है इंटरनेट का, तो कुछ उस हवाले, सदाएं शहर में तुमको घसीट कर दूंगा,
सराय शहर में तुमको घसीट कर दूंगा, घसीट कर दूंगा, मैं इंतकाम में रिकॉर्ड बीट कर दूंगा। वाह, मैं इंतकाम में रिकॉर्ड रिकॉर्ड बीट कर दूंगा, ये ठान ली है कि पूरी करूंगा जिद अपनी। वाह, ये ठान ली है कि पूरी करूंगा जिद अपनी, तुम्हारी मेल जो आई डिलीट कर दूंगा। वाह वाह, तुम्हारी मेल जो आई अच्छा बदला है। डिलीट कर दूंगा। बहुत अच्छे और हजार रंज हैं जी, और मुस्कुराए जाता हूँ। वाह, हजार रंज हैं और मुस्कुराए जाता, मुस्कुराए जाता हूँ। दरअसल इस शेर का मंबा बताता हूँ आपको। एक मेरे पास मरीज था, उसको हेमराइड्स से। अच्छा, तो जब आके टेबल पे बैठा तो ऐसे वो अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कहा कैसी है तबीयत? तो उसने कहा भाई जो भी उसने कहा, मैं फिर वो नज़्म उसमें जी मैंने डाल दिया। जी, हजार रंज हैं और मुस्कुराए जाता हूँ, वाह मैं अपने सोज नेहा को छुपाए जाता हूँ। वाह वाह वाह, मेरी मिसाल है चाय की केतली की तरह, वाह हूँ बैठा आग पे सीटी बजाए जाता हूँ। वाह वाह, बहुत- उसने भी यही कहा था, माय बॉटम इज बर्निंग बट आई हैव टू कीप स्माइलिंग। हजार रंज हैं और मुस्कुराए जाता हूँ, मैं अपने सोज नेहा को छुपाए जाता हूँ। मेरी मिसाल है चाय की केतली जैसी, हूँ बैठा आग पे सीटी बजाए सीटी बजाए जाता हूँ। और मशवरा देते हैं हम लोग जो अब फीस के बाद, वाह, मशवरा देते हैं हम लोग जो अब फीस के बाद मर्तबा पाया है ये बरसों की तदरीस के बाद। वाह वाह, और नाक नक्शा तो कमोबेश वही है, लेकिन मुंह में दो दांत अजब लगते हैं 32 के बाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही लुत्फ़ आया। आपकी अपनी मज़ाया जो और तंज़िया जो कलाम है उसका अपना लुत्फ़ है, तो बहुत ही मज़ा आया। और दिल तो ये चाह रहा है कि गुफ्तगू बहुत हो और आपका काम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हमें एक वक्त के अंदर अंदर प्रोग्राम को ख़त्म करना होता है। तो मैं आपका फिर एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप यहाँ पे आए और आपने इतना अच्छा कलाम हमें सुनाया, हमारे नाज़रीन को सुनाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, और शुक्रिया सबरंग का भी कि उन्होंने ये मौका मुझे फ़राहम किया कि मैं आपके नाज़रीन से मुतारफ़ हो सकूँ। तो इंशाअल्लाह फिर आइंदा मुलाकात रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब्दुर्रहमान आपसे आपने गुफ्तगू सुनी और उनका कलाम सुना और उनकी 5 किताबें, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊंगी, उनकी 5 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और शायद 2 मज़ीद आने वाली हैं। एक नातिया कलाम, 3 किताबें नज़मों पे और गज़लों पे है, और उसके अलावा एक जो है उनका मसाइया कलाम है। अपनी राय से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकती हूँ। आखिर में एक कामरान नदीम का एक शेर आपकी समातों की नज़र। जो बहुत मुझ में शोर करता था, जो बहुत मुझ में शोर करता था, मैंने उस आदमी को मार दिया। बहुत शुक्रिया।